क्वेश्चन नंबर 15 सीएमए स्टडी मटेरियल। देखो ये क्या बोल रहा है, द प्रोग्रेसिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर वन मेन प्रोडक्ट एंड टू बाय प्रोडक्ट्स। आप एक तो मेन प्रोडक्ट बना रहे हो और एक बाय प्रोडक्ट आपका बन रहा है। द डेटा फॉर द मंथ आर शोन बिलो। अब आपको उसका डेटा दिया हुआ है, सेल्स दी हुई है 150, 12,000 और 7,000। फिर आपको बिफोर सेपरेशन यानी ज्वाइंट कॉस्ट दी हुई है 75,000। फिर आपको आफ्टर सेपरेशन की कॉस्ट दी हुई है। फिर आपको एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट दी हुई है। ठीक है, फिर आपको दे रखा है रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग कॉस्ट, यानी आपके जो भी सेलिंग एक्सपेंसेस हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट इस रेशियो में किया जाएगा। टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस का 85% तो मेन प्रोडक्ट में जाएगा, 10% ए में और 5% बी में। और नेट प्रॉफिट दे रखा है 20, 15 और 10। assuming no beginning or ending inventory, apportion the joint cost amongst the main product and the by product। बट एक समस्या आ गई, सेलिंग एक्सपेंसेस मिसिंग है आपके। आपको ये तो दे दिया कि सेलिंग एक्सपेंसेस को इस रेशो में बांटना है, बट क्वेश्चन में सेलिंग एक्सपेंसेस गायब हैं। तो आइए कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस। कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस। तो देखिएगा, सबसे पहले मैंने ले ली टोटल सेल्स। बताइए, तीनों प्रोडक्ट की अगर सेल्स आप जोड़ दोगे तो आपके पास टोटल सेल्स आ जाएगी। या पहले चूंकि हमें कॉस्ट भी चाहिए तो सेल्स आप चाहें तो अलग अलग लिख सकते हैं, 150, 12 और 7। इसमें से पहले माइनस कर दो प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना कितना दिया हुआ है, यहां पर आपका 30,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। फिर यहां पर आपको 15%, तो 15% निकालिए, कितना हो गया 1800 का प्रॉफिट। और 7,000 पे 10% आपका 700 का प्रॉफिट। ये आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। 120, 10,200 और 6,300। तो 120 प्लस 10,200 प्लस 6,300, 1,36,500। बताओ यहां तक क्लियर। अगर मैं सेल्स में से इनका इंडिविजुअली प्रॉफिट हटा दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास टोटल कॉस्ट आ गई। अब इसमें से लेस करो। अब समझ लो टोटल कॉस्ट का मतलब हो गया इसमें सारी कॉस्ट इंक्लूड है। अब जो जो कॉस्ट दी हुई है वो हटा दो। यानी आपको दिया हुआ है एक तो ज्वाइंट कॉस्ट, तो ज्वाइंट कॉस्ट मुझे दे रखी है 75,000। देन आपको दी हुई है सेपरेट कॉस्ट, जोड़ दो 23 और 2 25, 26, 27,000 की आपको टोटल सेपरेट कॉस्ट दी हुई है। और एक आपको दी हुई है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट।
तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कितनी है? 12, 13, 14,500। अब देख लो रिमेनिंग कॉस्ट क्या बच गई। 1,36,500 माइनस 75,000 माइनस 27,000 और माइनस 14,500। इसका मतलब आपके जो सेलिंग एक्सपेंसेस हैं वो टोटल में 20,000 है। ये लीजिए, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं थे, तो मैंने एक रिवर्स वर्किंग करी और उससे क्या निकाल लिए? टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस मैंने कैलकुलेट कर लिए। आइएगा, अब हमारा वही तरीका, सबसे पहले निकालेंगे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। स्टेटमेंट शोइंग शेयर इन जॉइंट कॉस्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट्स। अब पहले हम बाय प्रोडक्ट की वर्किंग करेंगे। पर्टिकुलर्स आर, देन आपका बाय प्रोडक्ट ए है और बाय प्रोडक्ट बी है। सेल्स, तो आपको सेल्स दी हुई है 12,000 और 7,000। सबसे पहले इसमें से आप माइनस कर दोगे प्रॉफिट। तो यहां तो आपका प्रॉफिट आया था 1800 और ये 700। ये आपकी आ गई टोटल कॉस्ट 10,200 और 6,300। ये आपकी क्या थी? टोटल कॉस्ट थी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, इसमें से हमारे पास एक तो है सेलिंग एक्सपेंसेस। अब उसने क्या बोला था? टोटल जो सेलिंग एक्सपेंसेस हैं उसका 10% तो यहां रहेगा, यानी 2,000, और 20,000 के सेलिंग एक्सपेंसेस का 5% इस प्रोडक्ट पर रहेगा, यानी 1,000। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आपको कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर 15। आपको एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट दे रखी है 1,500 और 1,000, और ये लीजिए उसके बाद आपको सेपरेट कॉस्ट कितनी दे रखी है? 2,200। 2,200। तो अब जो बचा वो आपकी शेयर इन जॉइंट कॉस्ट आ जाएगी। शेयर इन जॉइंट कॉस्ट निकाल लीजिए। आपके पास है 10,200, इसमें से माइनस कर दो 2,000 माइनस 1,500 और माइनस 2,200, तो 4,500 तो इसका शेयर आ गया, और इसका भी सर 4,500। माइनस 3,800 इसका आ गया 2,500। ये लीजिए, अब आपके पास दोनों बाय प्रोडक्ट की जॉइंट कॉस्ट आ गई। सर हाँ जी, इसमें अपन ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते क्या? मतलब जैसे एडमिन कॉस्ट माइनस कर दी वो बाय प्रोडक्ट की कैलकुलेशन के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर, और रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सेल्स पे माइनस कर दिया।
सेल्स पे निकाल के इसमें से माइनस कर दिया वैसे। समझा नहीं मैं, वापस बोलो। मतलब जैसे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट माइनस कर दी, जैसे स्टेटमेंट ऑफ शोइंग निकाला ना अपन ने बाय प्रोडक्ट का, हाँ तो इसमें से अपन ने एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट माइनस कर दी, और उसके बिल्कुल। बाद में ये रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग कॉस्ट है, तो इसको सेलिंग पे मतलब परसेंटेज निकाल के इसको माइनस कर नहीं दिया, तो नहीं, इस वैसे बार नहीं आएगा। वो नहीं कर सकते थे ना। इस बार इसने बोला है कि जो टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस आएंगे उसका 10% आपका ए का हिस्सा बनेगा। ये नहीं बोला। एक्चुअली में दो चीजें थी। कल आपने जो क्वेश्चन किया था उसमें ये था कि जो सेलिंग एक्सपेंसेस है वो सेल्स का परसेंटेज है, तो मैंने डायरेक्टली सेल्स का परसेंटेज निकाल लिया। बट इस क्वेश्चन में इसने क्या बोला है, आपको सेलिंग कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो दिया हुआ है। तो व्हाट डज इट मीन कि टोटल जो सेलिंग कॉस्ट आएगी उस सेलिंग कॉस्ट का 10% ए का हिस्सा है। इसलिए मैंने पहले सेलिंग कॉस्ट निकाली और उसका 10% फिर यहां माइनस किया। ओके सर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना पड़ेगा। अब जॉइंट कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट, टोटल जॉइंट कॉस्ट हमें दे रखा है कि टोटल जॉइंट कॉस्ट जो है हमारी वो 75,000 है। अब इसमें से माइनस कर दो शेयर इन जॉइंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए। तो शेयर इन जॉइंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए आपका आ गया 4500, और शेयर इन टोटल आपका 7,000 का खर्चा हो गया। बस अब आपके पास निकाल लीजिए 68,000 आपके पास मेन प्रोडक्ट की जॉइंट कॉस्ट आ गई। ये लीजिए, बस यही उसने मांगा था आपसे कि आपको जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करना है। तो जॉइंट कॉस्ट का शेयर आ गया 4500, 2500 और 68,000। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। सर अभी तक आपने 15 ही करा है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10। देखिएगा ये क्या बोल रहा है। सीबीए लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स certain grade of products known as M, B1 and B2 in the course of manufacturing of the product M, जो कि आपका मेन प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट B1 और B2 बनके तैयार हो जाते हैं। The joint expenses of the manufacturer amounted to rupees 2,37,600। ये आपको टोटल जॉइंट कॉस्ट दी हुई है। All the three products are processed further after the separation and sold as per the details given below। तीनों ही प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस होते हैं और उस हिसाब से आपका डिटेल चलता है। आइएगा, ये डिटेल्स आपको दी हैं। सेल्स दी हुई है, कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर सेपरेशन दी हुई है, और प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑन सेल्स दिया हुआ है। टोटल फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस 10% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं, which are apportioned to the three products in the ratio of 20:40:40। अगेन वापस से मेरी बात को सुनना। इसने क्या बोला है कि जो टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस हैं वो टोटल कॉस्ट का 10% होंगे। तो पहले मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, तब जाके मुझे उसके सेलिंग एक्सपेंसेस पता लगेंगे, और फिर
वो जो सेलिंग एक्सपेंसेस आएंगे उन सेलिंग एक्सपेंसेस को 20-40-40 के रेशियो में बांट दोगे। अब हमें पता है टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है। अगर मैं सेल्स में से प्रॉफिट को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कॉस्ट आ जाएगी। तो आइए सबसे पहले अगर हम बात करें तो कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस। एम B1 B2, सबसे पहले सेल्स। इस प्रोडक्ट की सेल्स है 2 लाख, इसकी सेल्स है 120 और इसकी सेल्स है 80। अगर मैं सेल्स में से माइनस कर दूंगा प्रॉफिट तो कॉस्ट आ जाएगी। प्रॉफिट यहां पर 25% है तो 50,000 का प्रॉफिट हो गया। यहां 24,000 का प्रॉफिट हो गया, 12,000। ये आ गई टोटल कॉस्ट। 150 96,000 और 68, इन तीनों का टोटल कर देते हैं। तो 150 प्लस 96 प्लस 68,000, यानी आपकी जो सारे प्रोडक्ट्स की मिलाकर टोटल कॉस्ट है वो 3,14,000 है। अब उसने बोला है जो सेलिंग एक्सपेंसेस है वो इसका 10% है। लीजिए टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस हो गए 31,400। ठीक है, और इसको हमें किस रेशियो में बांटना है? 20s to 20 40s to 40। ठीक है, तो आप चाहो तो इनके शेयर भी निकाल लो। शेयर इन तो एम का तो हो जाएगा 31,400 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 20। 31,400 डिवाइड बाय 100 इंटू 20, डिवाइड बाय 100 इंटू 20, तो 6280 तो इसका शेयर आ गया। 31,400 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 40, तो 40 के हिसाब से निकालोगे तो इसका आ जाएगा 12,560 और इसका भी आ जाएगा 12,560। ये लीजिए, पहला काम तो मैंने ये कर दिया। सबसे पहले मैंने सेलिंग एक्सपेंसेस निकाले जो कि टोटल कॉस्ट का 10% था। और टोटल कॉस्ट मैंने कैसे निकाल ली? सेल्स में से अगर मैं प्रॉफिट हटा दूंगा तो मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी और उस टोटल कॉस्ट का 10% मेरे सेलिंग एक्सपेंसेस होंगे। बताओ क्या यहां तक क्लियर है? बिल्कुल सभी जनों को? आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसने हमसे मांगा क्या है? पहला क्वेश्चन, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द अपॉर्शनमेंट ऑफ द जॉइंट कॉस्ट। आइएगा, तो अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा?
शेयर इन जॉइंट कॉस्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट्स का जॉइंट कॉस्ट का शेयर। तो बाय प्रोडक्ट है मेरे पास B1 और B2। सेल वैल्यू आइएगा, सेल वैल्यू दे रखी है 1,20,000 और 80,000। सबसे पहले इसमें से हटा दो प्रॉफिट। 24,000 का प्रॉफिट था और 12,000 का। ये आ जाएगी टोटल कॉस्ट 96,000 और 68,000। और सर अब 68। सेपरेशन और सेलिंग एक्सपेंस बस ये दो ही माइनस होंगे ना? बिल्कुल। इसमें से माइनस कर दीजिए सबसे पहले सेलिंग एक्सपेंसेस 12,560 और 12,560 और माइनस कर दीजिए फर्दर कॉस्ट। ठीक है, फर्दर कॉस्ट आपको कितनी दे रखी है इसकी? 15,000 और 10,000। और 10। बस और कोई कॉस्ट है नहीं आपके पास, तो आपके पास ये आ जाएगा 68,440 इन जॉइंट कॉस्ट। तो शेयर इन जॉइंट कॉस्ट इसका तो कितना आ गया 440 68,440 और इसका कितना आ जाएगा 45,440। 45,440। अब तो फॉर्मेट्स पूरा समझ में आ गए होंगे ये वाले। एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है, आप देखो तो ज्वाइंट प्रोडक्ट्स में एक ही तरीके के क्वेश्चंस थे, वही 3 स्टेटमेंट, और बाय प्रोडक्ट में भी बिल्कुल सिमिलर। अब हमारे पास दोनों बाय प्रोडक्ट का शेयर इन ज्वाइंट कॉस्ट आ गया। तो आइएगा अब हम मेन प्रोडक्ट यानी एम की ज्वाइंट कॉस्ट निकाल लेते हैं। joint cost of M, टोटल जॉइंट कॉस्ट। तो देखिएगा आपको जो टोटल जॉइंट कॉस्ट दे रखी है वो 237,600। ये लीजिए 237,600। इसमें से माइनस कर देंगे शेयर इन जॉइंट कॉस्ट ऑफ B1 68,440 और माइनस कर देंगे शेयर इन जॉइंट कॉस्ट ऑफ B2 ये लीजिए 68,440 और प्लस 45,440, तो ये 113,880। तो ये आ जाएगा जॉइंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एम। सर हाँ सर ये जी, तो अपन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एम लिखेंगे ना? हाँ तो जॉइंट कॉस्ट का शेयर बोल दो या कॉस्ट ऑफ एम लिख दो, शेयर इन जॉइंट कॉस्ट ही तो है ये इसकी। आइए अब इसने एक और क्वेश्चन पूछा है बी पॉइंट में, ध्यान से देखना। ये क्या बोल रहा है? B1 के लिए बोल रहा है इफ द प्रोडक्ट B1 यानी जो बाय प्रोडक्ट है इज नॉट सब्जेक्ट टू फर्दर प्रोसेसिंग, यानी हम B1 को फर्दर प्रोसेस न करें,
और उसे स्प्लिट ऑफ पर ही बेच दें, क्योंकि वो स्प्लिट ऑफ पर भी 1,04,40 रुपए 1,04,40 में बिक सकता है। तो आपको ये बताना है कि क्या आपके लिए एडवाइस देना है आपको कि क्या इसे स्प्लिट ऑफ पर बेच देना चाहिए या इसको फर्दर प्रोसेस के बाद बेचना चाहिए। तो देखो, हमने B1 का प्रॉफिट निकाल रखा है, अगर हम उसको फर्दर प्रोसेस के बाद बेचते हैं, इधर देखिएगा, B1 की जो फाइनल सेल वैल्यू आपने ली थी उसमें आपने एक प्रॉफिट लिखा था 24,000। तो यानी अगर आप प्रोडक्ट B1 को फर्दर प्रोसेस करते हो तो आपका प्रॉफिट आ रहा है 24,000। अब मैं ये निकाल लूं कि अगर मैं इस प्रोडक्ट को स्प्लिट ऑफ पर बेच दूं तो क्या प्रॉफिट कमाऊंगा। यस सर, और दोनों प्रॉफिट एक 24,000 तो मुझे पता ही है, ये तो फर्दर प्रोसेसिंग के बाद ही बिका है। तो लीजिए, if product B1 is sold at स्प्लिट ऑफ पॉइंट, अगर प्रोडक्ट B1 को स्प्लिट ऑफ पर बेच दिया जाए, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, आ जाइए, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट वो आपको अभी दे रखी है 1,00,440। और अगर स्प्लिट ऑफ पर बेचोगे तो केवल एक ही चीज माइनस होगी, जॉइंट कॉस्ट। और इसका जॉइंट कॉस्ट का शेयर आया था 68,440। तो ये आपका प्रॉफिट आएगा। तो अगर आप 1,00,440 माइनस 68,440 तो 32,000 का प्रॉफिट कमा पाओगे। यानी अगर आप प्रोडक्ट B1 को स्प्लिट ऑफ पर बेच देते हो तब तो कमाओगे कितना, 24,000, 32,000। सॉरी सर। और अगर आप फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बेचते हो तो कमाओगे 24,000। बताओ क्या करना चाहिए, स्प्लिट ऑफ पे बेचना चाहिए। बस डिसीजन आ गया हमारे पास, लिख दीजिए डिसीजन। बाय प्रोडक्ट B1 should be sold at split of point। ये दीजिए, हमें क्या करना चाहिए, बाय प्रोडक्ट B1 को हमें स्प्लिट ऑफ पर बेच देना चाहिए। बताइए, क्लियर है बिल्कुल ये क्वेश्चन। यस सर। सर हाँ जी बोलिए। इसी में ना पीडीएफ में क्वेश्चन 4 है ना, उसका एक बार सी वाला पार्ट समझा दीजिए ना। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ सी पार्ट। सी पार्ट में वो ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 के वही चीज कि आपको ये बताना है कि क्या आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्शन प्लान है क्या जिससे आप अपने प्रॉफिट को बढ़ा सके। यानी आपको वो क्या बोल रहा है, देखो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि आपका सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन और सेल्स आगे तक भी चलता रहेगा। तो बताओ कि कंपनी अपने प्लान को ऑल्टर करके कैसे अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकती है। तो मैंने आपको ये बताया था कि प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए एक ही तरीका है आपके पास, आप ये चेक कर लो कि अगर ये प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बेचे जाएं तो क्या प्रॉफिट होगा, और अगर स्प्लिट ऑफ पर बेचे जाएं तो क्या प्रॉफिट होगा। आगे देखो, आप पढ़ोगे तो समझ में भी आएगा। लास्ट लाइन, विच प्रोडक्ट शुड बी सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट।
और उससे ओवरऑल इनकम निकालो। यानी वो ये पूछ रहा है कि ये बताओ कि इनमें से कौन कौन से प्रोडक्ट तो स्प्लिट ऑफ पर बेचोगे और कौन कौन से प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस के बाद बेचोगे, और आप जो डिसीजन लोगे उससे प्रॉफिट का टोटल निकाल कर बताओ। ये पूछा है थर्ड पार्ट में। ओके सर। क्लियर? यस सर। एक और हमारे स्टडी मटेरियल का अच्छा क्वेश्चन है इसका, तो आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 35 है आपका। देखिएगा, अब सुनना इसने क्या बोला है। अ केमिकल प्रोसेस yield 60% of the material introduced as a main product A and byproduct B 15%, byproduct C 20% and 5% being wastage। ये बोल रहा है कि आप एक केमिकल प्रोसेसिंग कर रहे हो, केमिकल प्रोसेसिंग में आप जितना इनपुट करते हो उस इनपुट से 60% ए बनता है, 15% बी बनता है, 20% सी बनता है, और इस प्रोसेसिंग के दौरान 5% यूनिट आपकी क्या हो जाती है, वेस्टेज हो जाती है। तो आइएगा अब जरा अपन पहले बात करते हैं, क्या इनपुट दे रखा है। नीचे नीचे पॉइंट नंबर 5 पर जाइए, आपको दे रखा है इनपुट आपने 1000 यूनिट का किया है। तो मैं एक बार पहले इस बात को यहां लिख देता हूं, मैंने इनपुट किया 1000 यूनिट्स का। अब इस 1000 यूनिट से क्या क्या हुआ वो देखो। सर इनपुट का वो बांट रहे हो क्या प्रोडक्ट्स में? हाँ जी, बोला है ना उसने, यूनिट्स तो निकालनी पड़ेंगी ना अपने को। इनपुट था 1000, इसमें एक तो बना मेन प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट जिसका नाम क्या है, ए। कितना बना? सर 60% बना, 600 यूनिट बनी। आ जाओ आगे। उसके बाद इसने बोला है एक बाय प्रोडक्ट बी बना है, जो बना 1000 का 15%, यानी 150 यूनिट्स। एक बाय प्रोडक्ट सी बना 1000 का 20%, और कुछ यूनिट वेस्ट हो, %5। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर यूनिट वेस्ट हो गई तो भी खरीदने की कॉस्ट तो लग चुकी होगी ना इन पर। आप समझ रहे हो, आप जब 1000 यूनिट खरीद के लाए तो आपने 4600 रुपए का पेमेंट किया। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब 4600 की कॉस्ट लगाकर आपने प्रोडक्ट कितने बनाए? 3। प्रोडक्ट 3। तो आपको लगता है ये चीज मानते हो कि ये 4600 इन्हीं तीनों प्रोडक्ट में अपोर्शन होंगे? भाई जो यूनिट वेस्ट हो गई उस पर कॉस्ट तो लगी नहीं ना। ये तो क्या हुआ, एक तरह का नॉर्मल लॉस हो गया कि भाई आप एक केमिकल लाए और आपने केमिकल को जब प्रोसेस किया तो आपको ये पता लगा कि 50 यूनिट का जो केमिकल है वो वेस्ट हो गया। चलिए और आगे देखेंगे इस बात को भी। अब उसने खुद ने आगे वैसे तो समझा दिया, क्वेश्चन नहीं। पॉइंट नंबर 1 ध्यान से सुनना।
रॉ मटेरियल और लेबर की जो कॉस्ट है उसका रेशो क्या रहेगा वो समझा रहा है वो। बोले आपने इनपुट कर लिया, अब आपके पास इनपुट का जो मटेरियल है उस कॉस्ट का रेशो क्या रहेगा, सुनोगे। 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट सी रिक्वायर्स, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं मटेरियल कॉस्ट पर। मटेरियल कॉस्ट, ये ए है, ये बी है और ये सी है। सुनो, 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट सी requires half the raw material that is required for the 1 unit of product B। 1 यूनिट ऑफ बी को बनाने में जितना मटेरियल लगता है उसका आधा मटेरियल सी को बनाने के लिए चाहिए। क्या ये बात समझ आ गई? लाइन को वापस सुन लेना। 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट सी requires half the raw material required for 1 unit of product B। प्रोडक्ट बी की 1 यूनिट को बनाने में जो मटेरियल चाहिए उससे आधा मटेरियल सी को बनाने में चाहिए। आओ आगे पढ़ते हैं। 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए requires 1.5 times the raw material required for the product B। और जितना बी में चाहिए उससे 1.5 गुना ए में लगता है। लाइन को फिर ध्यान से सुनना, इसने बी को बेस बना दिया। इसने क्या बोला, अब मैं पूरी लाइन को वापस बोल रहा हूं। प्रोडक्ट बी की 1 यूनिट को बनाने में जितना मटेरियल चाहिए उसका आधा तो लगता है सी में और उसका 1.5 टाइम्स लग जाता है किसमें, ए में। तो आइए जरा अपन बात करते हैं, एक बार सुनना। लेट पर यूनिट मटेरियल, मान लो मैं आपको ये बोलूं कि यहां पर 1 kg लगता है, मटेरियल पर यूनिट 1 लगता है, तो अगर यहां 1 लगेगा तो सी में आधा लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर। तो पर यूनिट सी का मटेरियल आ गया। सी प्रोडक्ट में ज्यादा थोड़ी लगेगा। लाइन को वापस पढ़ो। सी को चाहिए आधा मटेरियल, किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में। लाइन को फिर पढ़ो दुष्यंत। सी में ज्यादा नहीं लगेगा, बी में ज्यादा लग रहा है सी के कंपैरिजन में। देखो मैं फिर पढ़ रहा हूं। 1 यूनिट ऑफ सी रिक्वायर्स half the raw material which is required for the 1 unit of product B। यानी अगर मैं बी की 1 यूनिट बनाता हूं तो उसमें जो मटेरियल लगेगा उसका आधा मटेरियल सी की 1 यूनिट को बनाने में लगेगा। तो मैंने ये अज्यूम कर लिया कि बी की 1 यूनिट में जो मटेरियल है वो 1 लगेगा। तो अगर बी की 1 यूनिट में 1 लगेगा तो सी में आधा लगेगा, तो 0.5 लगेगा। बोलो बात आ रही है समझ में? अब मुझे बताओ ए में कितना लग जाएगा? 1.5 1.5 लग जाएगा। ये तो पर यूनिट मटेरियल आ गया, ये तो पर यूनिट आ गया। लेट पर यूनिट मटेरियल रिक्वायर्ड लिख लिया मैंने ये। लेकिन आपको पता है ना पर यूनिट में ये मटेरियल लग रहा है, लेकिन अगर नंबर ऑफ यूनिट्स अलग अलग होंगी तो मटेरियल तो क्वांटिटी अलग अलग लगेगी ना। जैसे अब आप देखो क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स, ए प्रोडक्ट की 1 यूनिट में अगर 1.5 लगता है तो आपने इसकी तो 600 यूनिट बनाई है, तो बताओ इसमें मटेरियल कितना लगेगा? इसकी बनाई है आपने 150 यूनिट
और इसकी बनाई है आपने 200 यूनिट। बताओ कितना कितना मटेरियल लग गया? सर 900, 900, 150 और 100। बोलो एग्री? सर ये जो आया ये क्या है अपना? ये रेशो आ गया, ये मटेरियल की क्वांटिटी आ गई। आप समझो, मैंने मटेरियल पर खर्चा किया है 4600 का, है ना। अब आप जरा सोचो, आपको ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि टोटल मटेरियल कितना खरीदा होगा आपने, हाँ तभी तो मटेरियल की कॉस्ट ढूंढ पाओगे। तो मैं ये बोल रहा हूं, अगर एक यूनिट को बनाने में 1.5 kg लगता है, मान लो ये केजी में है एक बार, है ना, या लीटर में है, मुझे नहीं पता किस टर्म्स में है, ठीक है। तो मान लो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये एक बार केजी है, चलो ये भी केजी है और ये भी केजी, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैं एक यूनिट बनाऊंगा तो 1.5 kg मटेरियल लगेगा, तो 600 यूनिट बनाने के लिए मुझे कितना मटेरियल खरीदना पड़ गया? 900 kg। 900 kg। बोलो क्लियर यहां तक? हाँ सर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। आ जाओ, अगर बी की एक यूनिट पर 1 kg लगा, तो मैंने तो बी की 150 यूनिट बनाई है, तो कितना मटेरियल चाहिए होगा मुझे? 150 kg। 150 kg। आ रही बात समझ में? और सी की एक यूनिट में अगर 0.5 kg लग रहा है, तो 200 यूनिट बनाने के लिए कितना 100 kg। मटेरियल लगा? सर 100 kg। 100 kg। तो यानी मेरा टोटल इतना मटेरियल लगा और मेरी कॉस्ट आई 4600 की। तो बताओ, अब मैं 4600 को बांट सकता हूं क्या? तो बताओ, शेयर इन मटेरियल कॉस्ट। सर ये वो आउटपुट के जैसे रेशियो में बांटते थे वही कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, शेयर इन मटेरियल कॉस्ट। बताओ, मटेरियल की टोटल कॉस्ट 4600 लगी, डिवाइड बाय टोटल कितना मटेरियल खरीद के लाया मैं, सर 1150 इंटू 900 यहां यूज हुआ है। तो बताओ 4600 का कितना पोर्शन यहां लग जाएगा? 3600। इंटू 900, तो यानी 3600 रुपए की कॉस्ट तो ये लगी। यहां बताओ, आराम से समझो, बिल्कुल एक डिफरेंट क्वेश्चन है अगेन ये बांटने का। इस बार रेशियो अलग तरीके से दिए हुए हैं। यहां लग गया 600, एक बार वाह, मेरी बात को एक बार फिर सुन लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, उसने मुझे मटेरियल के कंजम्पशन का एक रिलेशन दिया, रिलेशन बी को बेस बनाकर दिया। उसने बोला अगर बी की एक यूनिट बनाओगे तो उसमें आपका कुछ मटेरियल लगेगा। मैंने मान लिया कि बी की, आप कुछ भी मान सकते हो, 1 कोई जरूरी नहीं है, बट 1 मानने से थोड़ा आसान हो जाता है। तो मैंने ये मान लिया कि बी की एक यूनिट को बनाने में 1 kg लगेगा। क्या यहां तक की बात समझ आ गई? यस सर। अब अगर मैंने बी का 1 kg मान लिया, तो मुझे उसने दे रखा है कि सी में जो लगेगा वो हाफ ऑफ द बी लगेगा। तो अगर बी में 1 kg पर यूनिट लगता है, तो इसका मतलब सी में 0.5 kg पर यूनिट लगेगा। और फिर ए में उसने बोला कि बी के कंपैरिजन में 1.5 टाइम्स लगता है। तो इसका मतलब अगर 1 kg बी में लग रहा था तो 1.5 kg लग जाएगा। अब लेकिन ये तो पर यूनिट आया ना। अगर आपको ये पता है कि मैं नंबर ऑफ यूनिट्स अलग अलग बनाऊंगा तो मटेरियल कंजम्पशन भी अलग अलग होगा। तो मैंने ये देखा, ए प्रोडक्ट की एक यूनिट को बनाने में लगा 1.5 kg, और मेरा ए प्रोडक्ट का जो आउटपुट आया है वो 600 यूनिट का आया है। तो यानी 900 का कंजम्पशन ए में हुआ, 150 का बी में हुआ और 100 का सी में हुआ। तो मेरे पास जो 4600 की कॉस्ट आई, वो 4600 की कॉस्ट मैं इस रेशो में बांट दूंगा। तो मैंने हर प्रोडक्ट का मटेरियल कॉस्ट का शेयर निकाल लिया। अब आइए आगे। सर ये 900 150 मटेरियल यूज्ड लिखेंगे ना?
हाँ वो तो रेशियो लिख रहे हो, कुछ नहीं, आपका क्वांटिटी ऑफ टोटल मटेरियल लिख लो। भाई मुझे तो पता ही नहीं ना, 1 तो मैंने मान के किया ना, जब हो सकता है ये 2 लगा हो, ये 3 लगा हो और ये 1 लगा हो। तो आप इसको ये नहीं बोल सकते कि कंजम्पशन, मैंने तो एक रेशियो लिया है, रेशियो ऑफ कंजम्पशन बोल सकते हो बस आप। मुझे तो कॉस्ट को बांटने का एक रेशियो दे रखा था, वो रेशियो मैंने ले लिया। चलिए अब आते हैं लेबर पर। ये तो हमने पहला वर्किंग बना ली। अब उसने इसी तरह से लेबर कॉस्ट के लिए भी कुछ बात बोली है, सुनना ध्यान से, उसने क्या बोला है। सेकंड पॉइंट, प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स double the time needed for the production of 1 unit of B and 1 unit of C। देखो क्या बोला, वो ये बोल रहा है A में डबल टाइम लगेगा, लेकिन डबल टाइम किसका, जो B की 1 यूनिट में लगता है प्लस जो C की 1 यूनिट में लगता है, इन दोनों को जोड़ दो और इन दोनों की 1-1 यूनिट के टाइम को डबल कर दो तो A की 1 यूनिट बनेगी। अभी मुझे नहीं पता B में कितना लगता है और C में कितना लगता है, लेकिन मुझे पहला रिलेशन उसने दे दिया। वापस से सुनना, A की 1 यूनिट को बनाने में डबल टाइम लगेगा, लेकिन डबल किसका, B की 1 यूनिट का टाइम एंड C की 1 यूनिट का टाइम। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल B में लगते हैं 1 आवर और C में लगते हैं 2 आवर, तो इन दोनों में मिलाकर लगे 3 आवर्स। 3 तो आवर 3 का डबल A में लगेगा, यानी A को बनाने में लगेंगे 6 आवर्स। अभी मुझे कुछ नहीं पता, रिलेशन पढ़ा मैंने, आगे पढ़ता हूं। अब इसने बोला प्रोडक्ट C को हाफ टाइम चाहिए B के कंपैरिजन में, यानी B में जितना समय लगेगा 1 यूनिट को बनाने में, उसका आधा समय C की 1 यूनिट को बनाने में लगेगा। तो देखो मैंने सबसे पहले बोला लेट पर यूनिट टाइम नीडेड इन बी केवल। ये लीजिए बी का टाइम मैंने 1 सोच लिया, 1 आवर, यानी बी की अगर 1 यूनिट बनाऊंगा तो उसमें 1 आवर लगेगा। तो बताओ सी में कितना लगेगा, 0.5 इसका आधा, टाइम नीडेड पर यूनिट पर आ जाओ, यहां लग गया 0.5। वो तो ये क्लियर है बिल्कुल सबको। मैंने बी के टाइम को 1 आवर मान लिया, तो अगर बी में 1 आवर लगता है तो सी में कितना लगेगा, 0.5। अब इन दोनों में मिलाकर कितना लग गया, 1.5 तो ए में कितना लगेगा, 3 3 hours. तो ए का 3 आ गया। ये फिर मैंने पर यूनिट का एक रिलेशन निकाल लिया। मेरी बात को फिर ध्यान से सुन लेना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैंने बी के 1 यूनिट के टाइम को माना 1 आवर, तो सी का समय लगा आधा, तो 0.5 हो गया। अब मुझे बी और सी दोनों पता लग गए, और उसने ये बोला था कि बी में जो समय लगता है प्लस सी में जो समय लगता है, अगर इन दोनों को जोड़ दोगे, अगर इन दोनों को जोड़ दोगे उसका डबल टाइम ए में लगेगा। तो बी का टाइम आया 1 आवर, सी का टाइम आया 0.5 आवर, तो टोटल 1.5 हो गया। इस 1.5 का डबल ए की 1 यूनिट में लगेगा। अब ये तो पर यूनिट का है, नंबर ऑफ यूनिट्स, इसकी बनाई आपने 600 यूनिट, इसकी बनाई आपने 150 यूनिट, इसकी बनाई आपने 100 यूनिट, तो टोटल टाइम आ जाएगा, यहां तो लगा 1800 आवर्स का टाइम, यहां 150 का और यहां 50 का, नहीं सॉरी, इसकी 200 यूनिट थी ना,
ये लीजिए, अब एक रेशो आ गया जिसमें मैं लेबर कॉस्ट बांट दूंगा, शेयर इन लेबर कॉस्ट। बताइए मेरी टोटल लेबर कॉस्ट दे रखी है 4100 डिवाइडेड बाय, इनका टोटल आ गया 1800 प्लस 150 प्लस 205 2050 इंटू 1800, तो 4100 डिवाइड बाय 2050 इंटू 1800, ये आ गया 3600 इसका हिस्सा। $300. और 150 से निकालूंगा, इसका आ गया 300, 200. ये आ गया 200। ये मेरे पास शेयर आ गया किसका, लेबर का। और ओवरहेड के लिए उसने आपको ऑलरेडी दे दिया 6:1:1 में बांट देना। जो टोटल ओवरहेड 6000 दे रखे हैं, उन 6000 के ओवरहेड को क्या कर देना, 6:1:1 में बांट देना। वो हम डायरेक्ट बांट देंगे। तो अब इसने मांगा क्या है, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द अबव प्रोडक्ट्स। तो आपको ये बताना है आपने इन प्रोडक्ट में कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया, यानी अपोर्शनमेंट। बना दो। अपोर्शनमेंट, पर्टिकुलर ए, सबसे पहले हमारा मटेरियल कॉस्ट का। तो सर ये मटेरियल तो अलग से निकलेगा ना, क्यों, सब बाय प्रोडक्ट तो बी और सी है ना, इस सिर्फ बार एक साथ वैल्यू रिवर्स कॉस्ट मेथड थोड़ी लगा रहा हूं, इस बार तो निकाल ली ना मैंने कॉस्ट, अब तो लिखना है मुझे। अलग से क्या निकालूंगा, ज्वाइंट कॉस्ट थोड़ी दे रखी है, सारी ज्वाइंट कॉस्ट है इसमें, तो ये बांट तो दी मैंने ज्वाइंट कॉस्ट सारी। आपको सेल वैल्यू थोड़ी दे रखी है जो आप सेल वैल्यू मेथड काम में लोगे। आपने जब यहां पर कॉस्ट बांटी मटेरियल की, तो तीनों की निकल हाँ। गई ना ऑटोमेटिकली। तो बस अब हाँ। तो अपने को 36, अच्छा प्लस कर देंगे सारी। क्या 3600, 600 और 400, ये तो मटेरियल कॉस्ट का हिस्सा आ गया सबका। फिर हमने तीनों की लेबर कॉस्ट भी अलग अलग निकाल ली, 3600, 300 और 200, और ओवरहेड्स भी निकाल लो। तो ओवरहेड्स का रेशियो उसने दे ही रखा है 6:1:1। 1:2 तो टोटल ओवरहेड 6000 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 6, तो 4500 तो इसका हिस्सा आ गया। 750 और 750, टोटल कॉस्ट इसकी तो आ गई 11,700। और इसकी आ गई 900 प्लस 750 यानी 1650। 1350. ये लीजिए आपके पास हर प्रोडक्ट का जो कॉस्ट का हिस्सा था वो कैलकुलेट होके आ गया। देख लीजिए इसको। बोलो क्लियर है क्या? Yes, sir.